नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए वजीर खजाना ने कह दिया कि आइंदा माली साल शरह-ए-नमू 8 से 8.5% तक रह सकता है। दरअसल इस वक्त मुल्क में चुनावी माहौल है, हर तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। खासतौर से ऐसे तमाम हिस्से या ऐसे मराकज जहां पर नॉर्थ यानी उत्तर प्रदेश को आप ले लें, उत्तराखंड को ले लें, पंजाब, गोवा या मणिपुर, और ऐसे दौर में, एक ऐसे माहौल में जब पूरा माहौल चुनावी हो और हर पार्टी इस कोशिश में लगी हो कि क्या कुछ कह दिया जाए या क्या कुछ कर दिया जाए कि अवाम एक बार फिर उस पर भरोसा करे और पहले से वो इक़्तिदार में है दोबारा फिर उसे इक़्तिदार मिल जाए। वहीं जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो हर उस कमी को, वो हर उस मुद्दे को उठाने में पीछे नहीं रहना चाहती जिसकी बुनियाद पर सरकार को घेरा जा सके। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे वो मुद्दा ये है कि बजट 2022 कैसा होगा, किस तरह की रियायतें इससे उम्मीद की जा सकती है, और या फिर ये कि किस तरह की मुश्किलें बजट 2022 के बाद सामने आ सकती हैं, या किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज तक तो शायद कुछ कम कीमत में है लेकिन बजट 2022 के बाद इसका सीधा असर उस पर पड़ेगा। हालांकि माहौल चूंकि चुनावी है तो उम्मीद यही की जा रही है कि बजट कुछ ऐसा ही होगा जिससे लोगों में नाराजगी ना आए बल्कि कुछ हद तक लोगों के चेहरों पर मुस्कान आए और चुनाव का ये मौसम, चुनाव का इम्तिहान बड़े अच्छे अंदाज में पार हो जाए। लेकिन क्या ये सरकार के लिए, मरकज की मोदी हुकूमत के लिए बहुत आसान होगा? निर्मला सीतारमण ने आखिर इसमें कितनी मेहनत की होगी, कितना कुछ सोचा होगा, कहां कमी की जाए, कहां इजाफा किया जाए, क्योंकि मुल्क में तो इस दौरान जो हालात है वो महंगाई से मुल्क परेशान है। मुल्क के लोग महंगाई को एक बड़ा मसला मान रहे हैं और जो आमदनी में गिरावट है, खासतौर से छोटे या मझोले जो तिजारत के लोग हैं उनकी आमदनी में काफ़ी कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में किस हद तक इस बजट से उम्मीदें की जा सकती हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनका हम नाम आपको बता देते हैं, उनका तारुफ कराते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि बजट किस तरह का हो सकता है कि ऐसे माहौल में जब माहौल चुनावी है। हमारे साथ है डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी, तर्जुमान कांग्रेस, शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, प्रोफेसर विवेक सिंह इकोनॉमिक्स एनालिस्ट हैं और प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे कुछ ही देर में। तो हम सबसे पहले आना चाहेंगे प्रोफेसर विवेक सिंह के पास एक छोटा सा एक रिएक्शन सबसे पहले लेने के लिए। प्रोफेसर विवेक, हमें आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को ये बताएं कि बजट 2022 जिसका ऐलान होने ही वाला है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या जो इकोनॉमिक सर्वे है या जो मौजूदा हालात हैं उससे क्या इस बात की उम्मीद बढ़ती है आम शहरियों के लिए कि बजट में गुंजाइश आम शहरियों के राहत की होगी? देखिए विशाल जी, नमस्कार। देखिए, 2-3 चीजें हमको समझना पड़ेगा। मैं 1 मिनट केवल लूंगा। देखिए, ये चौथा बजट है और लगातार जो है आपने भी बताया कि 4-5 स्टेट में जो है इलेक्शन है। एक तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको देखते हुए यार बिल्कुल हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आपने बात की इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है, उसमें भी कहा गया है कि हमारा जो है जो ग्रोथ रेट है अभी 9.2% है और हो सकता है 8 to 8.5% हो। ये सब तो है, लेकिन जो हमें और सबको, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबको एक उम्मीद है कि ये जो आम बजट है, क्योंकि ये पॉपुलर बजट होने वाला है और इसमें हमें जनता को जो है राहत मिल सकती है। तो हो सकता है इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि जनता के जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हो सकते हैं, उसको जो है एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, महंगाई से निजात देने का प्रयास किया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ राहत देने वाले अनेकों प्रकार की योजनाएं हमको कल देखने को मिल सकती हैं। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल जो सत्य बात है कि इनकम जो है लोगों की कम हो गई है। अगर आपको इनकम जनरेशन के आपको काम करने पड़ेंगे ताकि लोगों के पास इनकम ज्यादा हो और उसको वो खर्च कर सके, तो केवल सप्लाई साइड ठीक करने से काम नहीं होगा, डिमांड साइड का डिमांड जनरेशन आपको करना पड़ेगा और उसके लिए लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए। तो महंगाई से निजात दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि डिमांड का जनरेशन हो और एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस होगा और जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है
उसको जो है और बेहतर करने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल ये बजट जो है, क्योंकि चुनाव भी है, उसको देखते हुए पूरी उम्मीद है कि बजट अच्छा आने की उम्मीद है, और इससे हम जैसे और आप जैसे जो आम लोग हैं, जो करोड़ों करोड़ आम लोग हैं, उनको जो है राहत मिलने की पूरी संभावना हमें दिख रही है। ठीक है। अब विवेक साहब, मैं आपके पास जब दूसरी बार आऊंगा तो आपके सामने मेरे लिए सवाल आपके लिए सवाल आपसे मेरा ये होगा कि जब जब ये समझा जाता है कि बजट आवाम के लिए बेहतर है, तब तक जो सरकार है जिसने ये बजट पेश किया है उसके ऊपर थोड़ा बार बढ़ जाता है। तो क्या ये बहुत आसान होगा या किस हद तक का ये जो बोझ है वो बढ़ जाएगा, ये मैं आपसे अगली बार पूछूंगा। फिलहाल मैं फर्स्ट राउंड में अपने दूसरे मेहमानों के पास चलता हूं। एक बार और पहले रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। कहकर ही मानेंगे में हमारा सवाल आपसे यह है कि बजट का ऐलान होना है, और चूंकि ये आम बजट है तो लोगों की उम्मीदें ना चाहते हुए भी एक बार सरकार की तरफ उठी जाती हैं कि शायद कुछ मिल जाए। जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है, चुनावी माहौल भी है, बेरोजगारों का सड़कों पर आना और किस तरह से जो सरकारी मशीनरी है उसके साथ उसका तसादुम हो जाना, टकराव हो जाना, मतलब यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये माहौल चुनावी है, कितना बड़ा एक चैलेंज है सरकार के लिए कि बजट पॉपुलस हो, और लोगों की उम्मीदें कितनी बड़ी हैं सरकार से कि बजट उनके लिए राहत का सामान हो। जी विशाल जी, जिस पृष्ठभूमि में ये बजट पेश हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के पास टैक्स कलेक्शन जो है पिछले 6 महीने में लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो है जीएसटी से ही कलेक्शन है, और डायरेक्ट टैक्स का भी 13.5 लाख करोड़ का कलेक्शन का एक्सपेक्टेशन है। तो एक स्पेस है कि राजस्व घाटा को अगर 6.5% के स्तर पर बनाए रखते हुए सरकार काम करे तो उसके पास कुछ फ्री बीज यानी लोक लुभावन कुछ घोषणाएं करने का, चूंकि चुनाव का समय है और उसकी उम्मीद है कि चुनाव को ध्यान में रखकर घोषणाएं होंगी, तो ये स्पेस सरकार के पास है और हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसमें जैसे आपने महंगाई की बात की या और दूसरे बेरोजगारी की बात, तो ये तो कुछ शॉर्ट टर्म गेन तो हो नहीं सकता कि कोई जादू कर दिया जाए और महंगाई नीचे आ जाए या रोजगार पैदा हो जाए। तो इसके लिए तो दीर्घकालिक नीति होती है और सरकार इसमें फेल्योर रही है पूरी तरीके से। पिछले कोरोना काल में एमएसएमई के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, छोटे लघु उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए, वो सरकार ने प्रयास किए नहीं। एक केवल हम लोन दे रहे हैं, आप लोन ले लीजिए, 30 लाख करोड़ का पैकेज, इस तरह की बातें तो आई, लेकिन जो छोटे मझोले उद्योग थे उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोन लेंगे तो उसके इंटरेस्ट के बराबर भी हमारा फायदा होगा, क्योंकि कारोबार हो नहीं रहा था। आप देख रहे हैं बेरोजगारी उसी हिसाब से बढ़ी है, मिडिल क्लास जो है लोअर क्लास की ओर गया है, यानी धारा उल्टी बही है। और जो आप देखेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ का, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ लगातार नोटबंदी के बाद से जो गिरना शुरू हुआ वो रसातल में चला गया। और आज भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आज सर्वे में जो बात आई कि हम लगभग 8% से ज्यादा का ग्रोथ रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसलिए है कि पिछले साल का जो हमारा बेस है वो काफी गिर चुका है नेगेटिव में जीडीपी रहने के कारण, इसलिए ये थोड़ा सा ग्रोथ परसेंट दिखता है। लेकिन आगे फिर हमारा जो अगले साल का अनुमान है वो 7% के आसपास आ जाता है। तो ये स्थिति, अगर हम टोटल वॉल्यूम में देखें तो 2018 के समय में जो हमारी इकोनॉमी का वॉल्यूम था लगभग वो इकोनॉमी का वॉल्यूम आज है, यानी हमने 3 साल हम पीछे चल रहे हैं, उससे आगे नहीं चले हैं। ये कमोबेश स्थिति है। फिर भी हम चुनाव में वो, चूंकि सरकार के पास स्पेस है कि वो लोक लुभावन फैसले कर सके, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर तंज किया है कि अवाम जो है वो परेशान है, महंगाई से अवाम परेशान है, उसके पास जो उसकी आमदनी वो लगातार कम होती जा रही है और सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने टैक्स ज्यादा वसूला है। इसके अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये उनका इस तरह से ट्वीट है।
मैं आता हूं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब के पास, फिर कांग्रेस के भी हमारे साथ डॉक्टर हिलाल अहमद मौजूद हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। शुभेंदु शेखर जी, कितना इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाए, या फिर ये कि सरकार के लिए वाकई एक बहुत टफ टाइम है कि आपको जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको बनाए भी रखना है और जो उम्मीदें हैं लोगों की ऐन चुनाव से कबल उसे पूरा भी करना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो हमारा बजट कल आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप और जो नए बिजनेस भारत में डेवलप हो रहे हैं उसके ऊपर काफी जोर रहने वाला है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि 2018 का जो बजट था उसी लेवल पे चल रहे हैं, तो यदि हम उस लेवल पे भी चल रहे हैं तो ये 2 साल के जो कोरोना पीरियड में हमने किस तरीके से 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रधानमंत्री अन्न योजना में लोगों को अनाज दिया है, और दूसरा ही साथ में साथ हम ये कहूंगा कि 50,000 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस हुआ है, मेरे को लगता है कि ये दोनों बोझ मेरे को आगे आने वाले समय पर नहीं रहने वाले हैं, तो ये भी खर्चा शायद कम हो जाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन का एक बड़ा पोर्शन हो चुका है। और जो बूस्टर डोज है या बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं नए वैक्सीनेशन का है, उसके ऊपर जो लास्ट ईयर्स और उसके पहले हम लोगों ने बजट में थोड़ा रिजर्वेशन रखा था, उनका रिजर्व रखा था, वो शायद अपने को रिलीज करेंगे। मेरा ये कहना है कि जैसा हमारे अभी प्रवक्ता कह रहे थे जो प्रेम कुमार जी जी हाँ, वो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है जी, बताएं। हाँ, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको लगता भूल गए हैं कि 2013 में जब हम लोगों ने सरकार लिया था तो 13.5% इन्फ्लेशन रेट था, और अब कितना है। और दूसरी चीज जो मैं ये कह रहा हूं कि जो नोटबंदी के बाद उन्होंने ये सेंटेंस कहा कि नोटबंदी के बाद लगातार गिरता जा रहा है, नोटबंदी के बाद सब पैसा एक नंबर का बैंकों में आ चुका है, अब जो पैसा है जो प्रोसेस है, इसी के कारण आप देखिएगा अगले आने वाला साल 2022 हम लगभग 2 डिजिट के ऊपर अपनी ग्रोथ रेट पे आएंगे। तो कभी कभी जब आपको सच्चाई हो, जब आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप ये भी देखा करें कि कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। यदि और खर्चा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर्स है, यदि हम 5 किलोमीटर पर डे हम यदि रोड बनाते थे पहले की सरकारों में, तो अब हम 90 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, तो हमारा पर डे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा 10 टाइम। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बहुत ज्यादा लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, जो यंगस्टर्स के लिए जॉब बनानी है, स्टार्टअप तैयार करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करनी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऊपर जो फंडिंग होनी है उस पर ध्यान दिया जाएगा। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमको लगता है अगला जो कल बजट आने वाला है वो उसी तरीके से लोकल फॉर वोकल, मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको डेवलपमेंट करने के लिए विशेष स्पेशल पैकेज आएगा। वोकल फॉर लोकल की बात की, प्रेम कुमार जी आपको कुछ इस पर कहना है? देखिए, एक बात जो उन्होंने कही कि भारत जो है बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और 2016 के बाद में सारे नोट बैंक्स में आ गए, बड़ा ताज्जुब होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा विश्लेषण है, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात को देख रहे हैं और ग्रोथ रेट को भी देख रहे हैं। वो भी है प्रति पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम देश में गिरी जो है वो उसका ग्रोथ रुका हुआ है। ये सारी बातें हैं। इन्फ्लेशन से बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन जब देखिए इन्फ्लेशन आप याद कीजिए किसी समय में निश्चित रूप से यूपीए के समय में बहुत ज्यादा थी और ये कहा जाता था कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये हमारे अर्थव्यवस्था का श्रृंगार होता है। उनकी आलोचना भी हुई थी और अर्थशास्त्रियों ने किसी हद तक उनका समर्थन भी किया था। लेकिन इन्फ्लेशन के लड़ने के लिए जो आमदनी होती है जनता की, वो महत्वपूर्ण बात होती है। अगर हमारे पास इनकम का ग्रोथ है तो हम इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं। आज इन्फ्लेशन के कम रहने के बावजूद हमारी आमदनी निकल गई है, हम इन्फ्लेशन से नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास का बड़ा तबका लोअर क्लास में आ गया है। ये सच्चाई नहीं है क्या? नौकरी हाथ से चली गई, ये सच्चाई नहीं है क्या?
कारोबार बंद हुए हैं, ये सच्चाई नहीं है क्या? इन सब के एस्पेक्ट को देखा जाए तो लगातार यही तो कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है नकारात्मक स्तर पर भी गई है और हम वहां से उठने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वी शेप कह रहा है, कोई के शेप कर रहा है, लेकिन हम उसमें उलझ रहे हैं। ये हमें देखना है और आगे हम कैसा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि ये जो गैप है, जो फासला था इन्फ्लेशन में और आमदनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर विवेक सिंह साहब के टिप्पणी लूंगा, उस पर रिमार्क्स लूंगा। पहले अब आते हैं डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी, तर्जुमान कांग्रेस। डॉक्टर हिलाल, मैं सवाल वही हमारा है कि बजट से आम लोगों की बेशक बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ये आम बजट कहलाता भी है। इसलिए जो अभी सामने मुद्दे हैं, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, रेलवे के किराए आप देखिए बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अगर आप उसको नॉर्मल हालात से जब देखेंगे तो अब जब उम्मीद की जा रही है कि रेलवे लगातार अपनी ट्रेनों को बढ़ा रहा है, मौसम की मारा एक अलग चीज थी, तो क्या यह भी सवाल है कि रेलवे के किरायों में कमी होगी? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने जो एक टिप्पणी की है, जो उन्होंने एक रिमार्क्स दिया है कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, सरकार पीठ थपथपा रही, दरअसल ये अवाम का जो है वो खून चूसा जा रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। डॉक्टर हिलाल, आप इसे कैसे देखते हैं? आप बजट कैसा होगा? देखिए, राहुल जी ने जो टिप्पणी की उसके पर हम छोटा सा आपको जवाब देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो राहुल जी ने कहा है वो इस सिलसिले में कहा है कि अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर 84% लोगों की आमदनी जो है वो गिर गई है। 84% जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और वो सच इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो जो है वो मुफ्त भोजन दे रहे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री भी हमारी वही बात कहते हैं। तो राहुल जी का इसके बारे में, और साथ ही साथ इसमें एक और जुड़ावा भी है कि जो भारत में जो अमीर है वो इतनी ज्यादा अमीर में है कि जो भारत के पहले और दूसरे नंबर के ऊपर घराने हैं, उनमें उनकी आमदनी जो है वो दुगनी और 8 गुनी हो गई है, 8 टाइम्स हो गई है। तो ये अपने आप में निश्चित रूप से चिंता का सबब है कि कुछ हाथों में सरमाया जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है और कुछ हाथों से सरमाया पूरी तरह से निकलता चला जा रहा है। अब रही बात इसकी कि आने वाला बजट क्या है, तो देखिए, आने वाले बजट में कुछ चैलेंजेस सरकार के पास है। उसके ना पहला और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनको डिमांड को बढ़ाना होगा। बगैर डिमांड बढ़ाए इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तक की जो सरकार ने किया था वो ये था कि सप्लाई साइड को बढ़ा रहे थे, लेकिन सप्लाई साइड से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज को बहुत साफ साफ दिखाया गया है कि हम 2022 में वहां पहुंचेंगे जहां हम 2019-20 में थे। यानी कि ये ग्रोथ ना होकर के, इसको सही मानों में कहा जाए तो ये रिकवरी रेट है भारत की, कि 2019-20 में हम जहां थे वहां तक रिकवर होने में हमको 2022 तक पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत सरकार ने इस बीच में के शेप और रिकवरी की बात या वी शेप रिकवरी की बात कह रहे हैं। नहीं, वास्तव में ये रिकवरी जो है आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो आई शेप में है, लगातार नीचे की तरफ जा रही है। जी, के शेप में तो फिर भी वो है कि कुछ लोग गरीब हो रहे हैं, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं। यहां तो वे लगातार जो गरीब है वो बहुत तेजी से गरीब होता जा रहा है। प्रधानमंत्री हो चाहे ऑक्सफैम हो, सब लोग यही कहते हैं कि भारत के 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो पहले से खराब हालत में हो गए हैं, उनके हालात जो है वो गड़बड़ा गए। एक बात ये आती है। दूसरी, इसके अंदर जो पूरे इसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि हमारे ऊपर कर्जा जो है, अगर हम देखें तो जो हमारे ऊपर कर्जा 2012-13 में हुआ करता था, 14 में जब ये सरकार आई, उससे पहले था, तो प्रति भारतीय नागरिक के ऊपर करीब 40,000 रुपए कर्जा था। आज की तारीख में वो बढ़ के करीब 1 लाख रुपया हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जो सरकार है उसने बहुत ज्यादा उधार लिए हुए हैं और उस उधार को वो सही तरह से लगा नहीं पा रहे। ये अपने आप में चिंताजनक बात है। अभी मैं भाजपा के मित्र ने कहा कि जो महंगाई है वो 2012-13 में 12% के आसपास थी, आज की तारीख में नहीं है। आप इकोनॉमिक सर्वे उठा करके देख लीजिए, वही बता रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो पिछले 12 साल के सबसे बड़े ऊंचाई पर है। बड़ी ऊंचाई पे, वो लगभग 13.5% के आसपास इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। ये कांग्रेस का डेटा नहीं है। तो इस वजह से महंगाई इस वक्त जिस तरह से तेजी से बढ़ती चली जा रही है, 45 साल के सबसे बुरे स्तर के ऊपर इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की बात की जा सकती है, रोजगार की बात की जा रही है। विवेक सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं। जो 2-3 बातें यहां पर सामने आई हैं। एक तो ये फैक्ट है जो शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब कह रहे हैं, बीजेपी के तर्जुमान, के इन्फ्लेशन रेट हमारा नीचे आया है,
ठीक है, लेकिन जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, जो डॉक्टर हिलाल कह रहे हैं कि जो इनकम जनरेशन है वो कम हुई है, इनकम जनरेशन कम हुई है तो इन्फ्लेशन अगर कम हुआ भी है तो उसका असर धरातल पे यानी जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, लोग अभी भी परेशान हाल है। ये गैप क्या कहता है, कितनी गुंजाइश है इस बार के बजट में इस गैप के कम होने की? देखिए विशाल जी, जो एक गैप हुआ है ये बिल्कुल होना चाहिए था। और इसलिए होना चाहिए था कि जब आपके देश में पैंडेमिक की सिचुएशन है, जब तो इस प्रॉब्लम तो आएगी और उसको इस बजट में और संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए मैं लगातार वो बोल रहा हूँ, जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम होना चाहिए आपकी जो इनकम है लोगों की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैंडेमिक का इसलिए उल्टा हुआ। अब मैं 2-3 बिंदु आपके सामने जो है मैं रखना चाहूंगा। देखिए सरकार ने पूरी कोशिश किया है जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ठीक करने के लिए और उसको लगातार मदद देने का सरकार ने प्रयास की और उसमें वह सफल रही है। देखिए पैंडेमिक का प्रभाव होता है और हम सबको दिख रहा है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी जो दी जा रही है, जो वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपया सरकार दे रही है, वो सरकार के पास पैसा होगा तभी तो करेगी। तो देखिए सरकार ने फोकस किया है और इसीलिए 166 करोड़ लोगों को जो है डोजेस मिली है। टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो ये सब काम सरकार ने किया है। तो सरकार के जो अच्छी बात है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, ये तो सबको पता है, अगर आपकी जीडीपी या जो आपकी नेशनल इनकम है वो अगर कम होगी तो उसके अलावा तो जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम अपने आप कम हो जाएगी। उसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। और रही बात जो भी भाई साहब बोल रहे थे, जो जीडीपी और डेट रेशियो है, आप दुनिया के और देशों को उठा के आकर देख लीजिए, भारत की बेहद कम है। भारत की जो है जो जीडीपी डेट रेशियो है वो बहुत कम है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जितना इस पैंडेमिक में कर सकते थे उतना हमने किया है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो अगर आप देखिए 2016-17 में 8% की ग्रोथ रेट थी, जिस सरकार में थी, उसके बाद फिर 6 to 7% की ग्रोथ रेट हो गई और 2020-21 में -7.3% हुई और उसके बाद फिर इकोनॉमी में रिवाइव की और अभी हमारा 9% के आसपास ग्रोथ रेट है। अगले साल का भी हम अनुमान लगा रहे 8 to 9% के बीच में हो सकती है। तो देखिए सरकार जो करना चाहिए, इन्फ्लेशन में चाहे कंट्रोल की बात हो, चाहे कलेक्शन टैक्स का बढ़ाने की बात हो, चाहे वेलफेयर स्कीम्स की बात हो, सरकार जितना कर सकती थी लोगों को लिए कर रही है और इस बजट में भी लोगों को राहत देने का सरकार पूरा काम करेगी। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी भी कह रहे हैं कि जो लोगों को फायदा मिल सकता है। अब माहौल भी चुनावी है, एक रस्म की अदायगी भी हो जाएगी, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चैलेंज यही है कि इनकम का जो सोर्स है वो लोगों का कैसे बढ़ाया जाए। आमदनी अगर ज्यादा नहीं होगी तो रोटेशन नहीं होगा, चूंकि डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो एक ये चैलेंज है। दूसरा ये है कि अगर जीएसटी या आम टैक्स में कलेक्शन ज्यादा हुआ है तो क्या इसका भी फायदा आवाम को इस बजट में मिल सकता है। फिर मैं दोहराऊंगा, माहौल चुनावी है, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।